नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी रेडियो सखी सोनम गुदवारे स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, किसी भी देश को विकसित करने के लिए वहां के उद्योगों की अहम भूमिका होती है, क्योंकि उद्योगों से ही आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और उन उद्योगों को स्टार्ट करने वाले उद्यमियों की भी विशेष भूमिका होती है, जो कि दूसरे आम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं आज की बात, जिसका विषय है भारत के स्टार्टअप हीरोज यानी युवा उद्यमी। इसके बाद विज्ञान जगत में चर्चा करेंगे कि एआई युवकों के भविष्य को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसके बाद होगा अगला क्रम इनसे मिलिए, जिसमें हम बात करेंगे एक निजी स्कूल के संचालक और कैरियर काउंसलर परास भोपते जी से और सुनाएंगे आपको प्यारे प्यारे फिल्मी गीत। तो दोस्तों, करते हैं चर्चा आज के विषय पर। दोस्तों, भारत के स्टार्टअप क्षेत्र में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन से सफलता हासिल की है, जिन्हें स्टार्टअप हीरो कहा जा सकता है। एक उद्यमी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से एक व्यवसाय शुरू करता है या स्थापित करता है। उद्यमी जोखिम लेने वाले, मेहनती, रचनात्मक, आत्म प्रेरित होते हैं, जुनून और व्यावसायिकता रखते हैं और कई अन्य गुणों के अधिकारी होते हैं। वे अपने मूल रूप में श्रम, पूंजी और भूमि जैसे संसाधनों के अनुसार अनुकूलित करते हैं और उन्हें माल और सेवाओं की संरचना में धन और राष्ट्रीय आय में परिवर्तित करते हैं। दोस्तों, उद्यमियों की वजह से भारत की जीडीपी 26% से बढ़कर 37% हो गई है। इसने अधिक रोजगार के अवसरों को बढ़ोतरी दी है। जब हमारे देश के युवा उद्यमी बनकर अपने देश में ही उद्योग खड़ा करेंगे, तो दूसरे युवा साथियों को रोजगार मिलेगा और देश आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। तो आइए दोस्तों, आपको ऐसे ही कुछ स्टार्टअप हीरोज और उनकी उपलब्धियों के बारे में बताते हैं। रितेश अग्रवाल, श्रद्धा शर्मा, भावेश अग्रवाल, विजय शेखर शर्मा, दीपिंदर गोयल, कुणाल शाह, सचिन बंसल, दीप कालरा, बायजूस रविंद्रन, मेनन दिवस, ये सभी हमारे भारत के स्टार्टअप हीरोज हैं। तो श्रोताओं, आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। दीपिंदर गोयल, ये भारतीय बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन फूड डिलीवरी और रेस्टोरेंट एग्रीगेटर कंपनी के सह संस्थापक, प्रबंध निदेशक और सीईओ है। उन्हें शार्क टैंक इंडिया पर शार्क होने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने 2008 में इस कंपनी की स्थापना की थी। यह एक ऑनलाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो भोजन का आदेश देने वाले व्यक्ति के स्थान पर विभिन्न रेस्टोरेंट, होटल और कैफे से भोजन पहुंचाने की सेवाएं प्रदान करते हैं। इस कंपनी की 24 देशों में मजबूत स्थिति है और कंपनी वर्तमान में 5000 से अधिक कर्मचारियों के साथ काम कर रही है। दोस्तों, अब दूसरे युवा उद्यमी रितेश अग्रवाल के बारे में जानते हैं। इन्होंने आतिथ्य उद्योग में अपने नाम का परचम लहराया है। इनकी कंपनी को भारत के कोने कोने में अपनी सर्वश्रेष्ठ सेवाओं और सुखद कमरों की उपलब्धता के लिए जाना जाता है। यह भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसकी बुकिंग हम ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों, रितेश अग्रवाल ने इस व्यवसाय को 2012 में शुरू किया था। वे एक आत्म प्रेरित और मेहनती उद्यमी हैं। रितेश अग्रवाल को 17 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के स्वनिर्मित अरबपतियों की सूची में दुनिया में दूसरे स्थान पर पुरस्कृत किया गया था। इसके पास चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल और कई अन्य 35 से अधिक देशों में इसका कार्यक्षेत्र फैला हुआ है। रितेश अग्रवाल भारत के सबसे होनहार युवा उद्यमियों में से एक है। श्रोताओं, इसी तरह से भावेश अग्रवाल है, जिन्होंने वाहनों की ऑनलाइन बुकिंग की सेवाएं प्रदान की है और लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। वे भी भारत के सबसे सफल उद्यमियों में से एक है। इनकी कंपनी भी बाजार में तेजी से कमाई कर रही है। भावेश अग्रवाल को 2013 में सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप पुरस्कार बिलियन वे से सम्मानित किया गया था।
दोस्तों, इसी क्रम में अगले स्टार्टअप हीरो कुणाल शाह, जिन्होंने पैसों के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ाने का कार्य किया। इसके बाद सचिन बंसल है, जिनका उद्योग क्षेत्र में बहुत ही बड़ा व्यापार है। आम इंसान भी इसका उपयोग खूब कर रहा है। इन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग का बिजनेस किया, जो अपनी सर्वश्रेष्ठ डिलीवरी सेवाओं के लिए जाना जाता है। इस ऐप के जरिए हम अपने घर बैठे ही किसी भी चीज को खरीद सकते हैं और घर पर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी उद्यमियों के बारे में हमने बात की। ये हमें अपने विचार और कौशल को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। ये हमें एक बिलियनियर बना सकते हैं, लेकिन ऐसे विचारों और कार्यों को शीर्ष पर लाने के लिए अधिकतम मेहनती होने की आवश्यकता है। उद्यमी अपने अद्भुत विचारों और स्टार्टअप के कारण हमारी अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं, जो रोजगार के अवसर बनाते हैं और सभी को प्रदान करते हैं। दोस्तों, जोखिम और असफलताओं के साथ दिन रात की कड़ी मेहनत और काम के प्रति समर्पण हमें एक दिन स्टार्टअप हीरो अवश्य बनाता है। दोस्तों, मुकेश अंबानी और स्वर्गीय रतन टाटा भी हमारे देश के सफल उद्यमी हैं। इन्होंने भी कई असफलताओं और चुनौतियों को हराकर अपना नाम बनाया है। तो दोस्तों, चलते हैं अब गीत संगीत की दुनिया में और सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत। रज के रुलाया, रज के हंसाया, मैंने दिल खो के इश्क कमाया। मांगा जो उसने एक सितारा, हमने ज़मीं पे चांद बुलाया। जो आँखों से, वो जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, वो जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ एक मैं एक वो और शामें कई, चांद रोशन थे तब आसमां में कई। एक मैं एक वो और शामें कई, चांद रोशन थे तब आसमां में कई। यारियों का वो दरिया उतर भी गया और हाथों में बस रेत ही रह गई। कोई पूछे आते जाते थे जो सांस बन के कभी, आते जाते थे जो सांस बन के कभी, वो हवा हो गए देखते देखते। वो हवा हो गए
कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए। दादा ये कौन सा प्लांट है? टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। बैंकिंग, परिवहन, कृषि और यहाँ तक कि हमारे घरों में भी होने लगा है। AI का प्रयोग केवल व्यवसाय और उद्योग में ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, स्मार्टफोन में AI आधारित वॉइस असिस्टेंट, घरों में AI आधारित सुरक्षा सिस्टम और स्मार्ट होम डिवाइस हमारे जीवन को अधिक सुविधाजनक बना रहे हैं। AI की मदद से परिवहन क्षेत्र में भी सुधार हो रहा है, जैसे स्वचालित वाहन और ट्रैफिक प्रबंधन सिस्टम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युवाओं की नौकरी पर भी प्रभाव पड़ रहा है। नई नौकरियों का सृजन हो रहा है, जैसे कि डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर और रोबोटिक्स विशेषज्ञ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म युवाओं को पर्सनलाइज्ड लर्निंग अनुभव प्रदान कर रहे हैं। ऑनलाइन कोर्स और वर्चुअल ट्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अधिक प्रभावी हो रहे हैं। दोस्तों, नैतिकता और जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास को समझना युवाओं के लिए आवश्यक होता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, डिजिटल मार्केटिंग और गेम डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में नए करियर अवसर ला रहा है। कोडिंग और प्रोग्रामिंग स्किल्स AI के साथ तालमेल बिठाने के लिए और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। दोस्तों, अंत में हमें यह समझना होगा कि AI का सही उपयोग हमारे जीवन को सरल, तेज और सुरक्षित बना सकता है। हमें इसके सकारात्मक पहलुओं को बढ़ावा देना चाहिए और इसके उपयोग के लिए सही दिशा में प्रयास करना चाहिए। AI के माध्यम से हम एक बेहतर और उन्नत भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं और गीत संगीत की दुनिया में और सुनाते हैं एक और प्यारा सा गीत। मंजिलें
तू निगाहें सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ वक्त भी ठहरा है, कैसे क्यों ये हुआ, काश तू ऐसे आए जैसे कोई दुआ, तू रूह की राहत है, तू मेरी इबादत है, अपने करम की करदाए कर दे घर भी तू निगाहें सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ मैं। दोस्तों, आप सुन रहे थे फिल्म आशिकी 2 से ये गीत, जिसमें आवाज है श्रेया घोषाल की, गीतकार है संदीप नाथ और संगीतकार है अंकित तिवारी। दोस्तों, इस गीत के बाद क्रम इनसे मिलिए में सुनवाते हैं आपको पारस भोपते जी से बातचीत, जो कि एक प्राइवेट स्कूल के संचालक और कैरियर काउंसलर है। आपका हमारे कार्यक्रम युवावाणी में जी। तो सर, जैसे कि हम सब अभी जानते हैं कि अभी अभी 10th और 12th के एग्जाम्स हुए हैं। अब इसके बाद काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि इसके बाद उन्हें क्या करना चाहिए। तो सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि 10th पास हुए स्टूडेंट्स को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और कैसे उसे चूज करना चाहिए। देखिए मैम, सब्जेक्ट चूज करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि 10th के बाद जैसे आप देखते हैं मैथ्स होता है, साइंस होता है ना, जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 10वीं के बाद विषय चुनना स्टूडेंट के करियर का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होता है ना। तो इसे 3 चीजों के आधार पर तय करना चाहिए, जैसे उनका इंटरेस्ट हो गया है ना, उनकी एबिलिटी हो गई, और करियर अपॉर्चुनिटी जिसको हम करियर स्कोप भी बोल सकते हैं।
है ना। तो यदि अगर कोई साइंस और किसी को मैथ्स पसंद है, जिसको हम पीसीएम बोलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो वो चुन सकते हैं, है ना, जिससे वो इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डेटा साइंस जैसे करियर में अपना करियर बना सकते हैं, है ना। अगर किसी को मेडिकल फील्ड में जाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो लेकर के पढ़ सकते हैं, जैसे डॉक्टर, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी जैसे फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, है ना। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लॉ करना चाहते हैं, है ना, मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, सोशल साइंस में रुचि रखते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो कॉमर्स या आर्ट्स को भी अपना ऑप्शन बना सकते हैं। और वैसे तो मेरा एक ही मानना है कि अभी हम जो है डिजिटलाइजेशन में है, डिजिटल युग में है, तो उसमें भी बहुत सारे करियर ऑप्शन अभी बच्चों के लिए अवेलेबल है, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, अभी नया नया जो आया एआई है ना, ये हो गया, गेमिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिना दबाव के अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार ही सही विषय चुनना चाहिए। और यदि उनको थोड़ा ऐसा कुछ डाउट लगता है तो किसी ना किसी करियर काउंसलर या किसी कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट यदि कोई करता हो तो वो करवाना चाहिए। जी सर। जी सर, अब बताइए कि 12th पास स्टूडेंट को किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए? देखिए सेम प्रोसेस है, क्योंकि प्रोसेस तो सेम होती है मेरे हिसाब से। और मेरा तो शुरुआत से एक मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं कि कन्वर्ट योर हॉबी इनटू अ पेड जॉब। मतलब जिस चीज में आपकी रुचि सबसे ज्यादा है, कुछ ऐसा कर जाओ कि उसी से आपको पैसे कमाने लग जाए, है ना। क्योंकि आदमी जिस चीज में इंटरेस्ट होता है उस काम को बहुत मजे से कर सकता है ना, और जिस चीज में मजा आता है काम करने में तो उसमें आदमी अपना पोटेंशियल बहुत ज्यादा लगाता है ना। तो जैसे 12वीं के बाद करियर का जो चुनाव करना स्टूडेंट्स की रुचि और स्किल्स पर भी निर्भर करता है ना। अगर वो भाई पहले से डिसाइड कर चुके कि उनको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या सीए बनना है, या एमबीए करना है, तो फिर वो उसी क्षेत्र में आगे बढ़े। लेकिन अगर वो अभी भी कंफ्यूज हैं, है ना, तो उनके लिए और भी जैसे इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डिफरेंट करियर ऑप्शन, जैसे जो अपने साइंस वाले स्टूडेंट्स है ना, तो वो मेडिकल में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, डेटा साइंस में जा सकते हैं, रोबोटिक्स में जा सकते हैं, फार्मेसी में जा सकते हैं। तो ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए होगा। ऐसे कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी सीए है, सीएस है, बीबीए है, एमबीए है, डिजिटल मार्केटिंग है, स्टॉक मार्केट है ना। और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए यूपीएससी है, लॉ है, जर्नलिज्म है, डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे उनके लिए भी। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है, मेरा 2 चीजों की तरफ मैं बिल्कुल ध्यान दिलवाना चाहूंगा। लोग सिर्फ सोचते हैं कि साइंस के स्टूडेंट्स ही बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, जो आर्ट्स लेके जो पढ़ना चाहते हैं, है ना, सोचते हैं कि वो छोटा सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, राइट। लेकिन आर्ट्स वाले जो लोग हैं मैम, वही मतलब उनमें से कई लोग तो यूपीएससी लेकर के पढ़ा, मतलब उसकी तैयारी करते हैं, है ना, और देश के टॉप के पदों पर अपना जाकर के देश के लिए सेवाएं देते हैं, है ना। तो आर्ट्स भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसके अलावा बहुत और भी नए करियर ऑप्शन हैं। जैसे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ एआई की तरफ, मशीन लर्निंग की तरफ, और जैसे हो गया साइबर सिक्योरिटी हो गया, और कंटेंट क्रिएशन हो गया, है ना। और जैसा अभी हमारे इंडिया में सबसे बड़ा युग चल रहा है, यदि कोई अपना स्टार्टअप भी यदि कोई करना चाहता है ना, तो एक कोई बेहतर आइडिया के साथ में स्टूडेंट अपना स्टार्टअप भी कर सकते हैं, उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा खुली है ना। तो ऐसा मेरा मानना है कि आज के जमाने में यदि केवल सिर्फ पुराना करियर विकल्प ही नहीं चुनना चाहिए स्टूडेंट को, और अपनी रुचि, स्किल्स और मार्केट ट्रेंड को ध्यान में रखकर फैसला करना चाहिए। जी सर, अब पूछना चाहूंगी कि सर जो छोटे बच्चे प्राइमरी और मिडिल स्कूल में हैं, उनके अभी समर वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें वो पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, तो पेरेंट्स को इसमें ऐसी कौन सी एक्टिविटीज उनसे करवानी चाहिए जिससे वे पढ़ाई से जुड़े रहें? मैम बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा छोटे बच्चों के लिए। तो मैं तो यदि पेरेंट्स मेरी बात यदि सुन रहे हैं तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को भरपूर खेलने दें। क्योंकि मैं अभी एक चीज मैंने बहुत ज्यादा नोटिस करी है पेरेंट्स में कि ओवर पॉजिटिव हो गए हैं, बच्चे की पढ़ाई को लेकर इतना ज्यादा टेंशन लेने लग गए हैं कि वो बच्चे का खेलना कूदना ही बंद करवा दिया उन्होंने। बंद करवा देते हैं, कोचिंग लगवा देते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसी क्लासेस लगवा देंगे, बच्चे के पास में सेल्फ डेवलपमेंट के लिए समय नहीं रहता है। जी सर। तो मैं उनसे ये सिर्फ यही अनुरोध करना चाहूंगा कि वो जितना समय बच्चों को खेलने के लिए दे सकते हैं उतना समय वो दें। हाँ, उसके अलावा जैसे गर्मी की छुट्टियों में बच्चे अक्सर पढ़ाई से बहुत जो है दूर हो जाते हैं, है ना, राइट। तो लेकिन यदि उनके माता पिता सही रणनीति बनाएंगे तो पढ़ाई और मजेदार बना सकते हैं, है ना। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप उनके लिए उनकी जो रीडिंग है उसको सुधारने के लिए डेली रीडिंग हैबिट उनके अंदर डाल सकते हैं, है ना।
जैसे हिंदी या इंग्लिश पे उनको बुक्स ला के दे दी, स्टोरी बुक्स ला के दे दी, है ना, और उनसे कहा कि भाई इसको आप पढ़ो, तो इससे क्या है कि उनको अपनी लैंग्वेज को समझने में और ज्यादा इजी होगा, है ना। वो खेल खेल में और अच्छे स्किल अपनी कर सकते हैं। राइट। अभी रीडिंग जो है ना मैम, वो सबसे ज्यादा दिक्कत है बच्चों को रीड करने में, और खासकर हमारी जो लैंग्वेज है ना, मदर लैंग्वेज है हिंदी, उसमें बच्चे बहुत ज्यादा वीक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो वो आप बच्चों को पढ़वा सकते हैं, एजुकेशनल गेम्स खिलवा सकते हैं जिनसे बच्चों का बौद्धिक विकास होता है। जैसे अपना आप पजल्स ले लें, चेस ले लें, क्विज ले लें, ऐसे बहुत सारे गेम्स आते हैं जो ब्रेन टीजर्स होते हैं, जिससे बच्चों का ब्रेन काफी ज्यादा एक्टिव होता है ना। और जैसे बच्चों को प्रैक्टिकल लर्निंग सिखा सकते हैं, घर में छोटे छोटे साइंस एक्सपेरिमेंट करवा सकते हैं, गार्डनिंग करवा सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज करवा सकते हैं, है ना। प्रैक्टिकल लर्निंग जिससे करके सीखने वाली जो बात है ना, जी सर, वो चीजें। डिजिटल लर्निंग करा सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू आप बहुत सारी चीजें हैं बच्चों को वो सिखवा सकते हैं, है ना। कुछ आजकल बच्चों को ऐप बनाना भी सिखा रहे हैं। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल लर्निंग जो है वो बिल्कुल मॉनिटर्ड होना चाहिए। यदि कोई छोटा बच्चा है तो उसके बाजू में पेरेंट्स ने बिल्कुल बैठ करके कि बच्चा क्या देख रहा है उसके ऊपर बिल्कुल मॉनिटरिंग होना चाहिए। ये मैं इस स्पेशल सलाह देना चाहता हूँ पेरेंट्स को, है ना। और डायरी लिख सकते हैं बच्चे, है ना। हम पहले लिखा करते थे, है ना, बहुत मजा आता था डायरी लिखते हुए, ठीक है। और कोई कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, है ना, जैसे कोई प्रेजेंटेशन हो गया। अब जैसे कहीं गांव की छुट्टियों पे गए तो गांव में क्या हो रहा है, सरपंच से मिल रहे हैं, सचिव से मिल रहे हैं, गांव वालों से मिल रहे हैं, है ना। तो उसके ऊपर बच्चे प्रोजेक्ट बना सकते हैं ताकि वो स्टडी कर पाए, चीजों को और अच्छे गहन तरीके से समझ पाए, है ना। और अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर भी काम कर सकते हैं बच्चे, है ना। जैसे बहुत सी चीजें, जैसे अपनी स्पीकिंग स्किल्स को सुधारने के लिए बच्चों को आप कहानी सुनाने के लिए कह सकते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स पे बोलने के लिए बोल सकते हैं, है ना। जैसे बोलते हैं ना पहले स्टेज प्रेजेंस जो होता था, है ना, तो स्पीच देने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। समर वेकेशन जो होता है वो सिर्फ आराम करने के लिए नहीं होता, बल्कि कई सारी चीजों को सीखने के लिए होता है, अपने आप को बेटर बनाने के लिए होता है। यदि आप इसका सही तरीके से उपयोग करेंगे तो बच्चा जो है उसका संपूर्ण विकास करने में आप उसका हेल्प कर पाएंगे। जी, धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए। दोस्तों, इस वार्तालाप के बाद अब हम आपको बताते हैं कल के आकर्षण। कल के आकर्षण में आज की बात का विषय होगा बड़ा रोमांचक है समुद्र का संसार। साथ ही जानेंगे अवसर में प्रतियोगी परीक्षाओं, नए कोर्सेज, छात्रवृत्ति और नए रोजगारों के बारे में, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में युवाओं के लिए नए अवसर। अगला स्तंभ होगा कल का अजब गजब दुनिया, और सुनाएंगे आपको कुछ फिल्मी गीत संगीत। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। दीजिए अपनी रेडियो सखी सोनम गुदवारे को विदा। नमस्कार।